साथियों नमस्कार। फाइनली 70वीं बीपीएससी की डेट घोषित कर दी गई है और बीपीएससी ने अखबार के माध्यम से, यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक जी ने अखबार यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से इस चीज़ को निकलवाया है कि हम 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन कराने जा रहे हैं। यानी एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन एक दिन में होने जा रही है। ठीक है, इस पे अब इफ बट का सवाल नहीं है। और ये जो आपको कटिंग दिख रहा है ये कहाँ से है, तो आज का अखबार है पटना, आप देख सकते हैं शुक्रवार 18 अक्टूबर। और ये कहाँ छपा है, यहाँ पे छपा है। न सिर्फ हिंदुस्तान ने छापा है बल्कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आप देखिए, यहाँ इंडियन एक्सप्रेस ने, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस 18 अक्टूबर 2024 इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है। और ये जो अखबार है ये काफ़ी चर्चित अखबार है। तो आप जो है अब अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। 13 दिसंबर को बीपीएससी ने कर लिया है एग्जामिनेशन की तैयारी। अभी तक जो फॉर्म गिरे हैं वो बीपीएससी की उम्मीद से फॉर्म कम गिरे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2.5 लाख ही फॉर्म गिरे हैं। लास्ट में वैसे फॉर्म गिरते हैं, तेजी से गिरते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने सोचा था कि अब फॉर्म को भर लेंगे तो जैसे ही 15 दिनों का और उनको रिलैक्सेशन मिलता है तो वो फिर थोड़ा सा ढीला हो गए कि हाँ फॉर्म आराम से भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई सारे लोगों के साथ कास्ट सर्टिफिकेट का दिक्कत था तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि अगर नहीं होगा तो हम जनरल में फॉर्म को फिलअप करेंगे, लेकिन जैसे ही उनको टाइम मिला तो उन्होंने थोड़ा सा अपना और एफर्ट लगाया है। ठीक है, तो ये काम 13 दिसंबर की फाइनली आपकी डेट आ गई है। नाउ इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार जो इस साल का घोषित हुआ है उसको देख लेंगे और आगे आने वाले समय में जो हमारा प्लान है वो हम बिहार को स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ ही समय में। यानी कि हो सकता है कल से या आज से या परसों से, मतलब विद इन 2 डेज हम बिहार को स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो हमारा करंट अफेयर्स का हमने 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो वो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसको आप जाकर देख लेंगे ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरा हम स्टैटिक कवर करेंगे। स्टैटिक में सारी चीज़ें नहीं करेंगे बट जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको कवर कर लेंगे। अगर किसी कैंडिडेट ने कोई बुक नहीं भी पढ़ा है तो भी उसकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, इतना मैं एश्योर कर सकता हूँ। ठीक है, 1-2 सवाल देखो आने को तो कुछ भी हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। रीजन क्या है कि जो भी मार्केट में जो अवेलेबल बुक्स हैं, तो जैसे 2-3 जो 3 किताबें होंगी तो उनका एक तरह से वो समरी होगा। राइट, आई एम नॉट एन ऑथर, तो उनको हम समराइज कर देंगे। राइट, आइए हम इस बार का पीस प्राइज, इस बार का जो भी नोबेल पुरस्कार हुआ है, देखिए 10 दिसंबर का डेट याद रखेंगे। इसी दिन नोबेल पुरस्कार घोषित किया जाता है। अच्छा, कितना मिलता है इसमें, तो 10 मिलियन क्रोनर मिलता है। अब लगेगा ये क्रोनर क्या है, तो स्वीडिश जो करेंसी होती है उसको क्रोनर कहते हैं और यह करीब अगर देखेंगे तो 9 लाख डॉलर के बराबर अमाउंट हो जाता है। अच्छा, 6 प्राइज है ना, इसमें से 5 जो है, 5 ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं जो स्वीडन की राजधानी है। और जो एक पुरस्कार होता है सिर्फ पीस वाला, वो कहाँ दिया जाता है, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। घोषणा अभी कर दी जाती है लेकिन पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। अच्छा, 10 दिसंबर को और कौन सा डे मनाते हैं, तो ह्यूमन राइट्स डे आपको पता होगा। यूडीएचआर उस दिन अडॉप्ट किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। राइट, तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। जो कलर चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, नोबेल प्राइज फॉर जो लिटरेचर है, तो लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो वो है हान कांग। अगर कंट्री का नाम याद रखना हो तो ये दक्षिण कोरिया, जिसे हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसका ऑफिशियल नेम है। जैसे इंडिया को कहते हैं ना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसी तरह साउथ कोरिया को की रहने वाली हान कांग एक महिला है और इनको ये मिला है क्योंकि इनके जो प्रोज हैं वो काफ़ी पोएटिक हैं और उसमें ट्रॉमा को दिखाया गया है और इन्होंने पैट्रियार्की का बहुत खंडन किया है। विमेन किस तरह पैट्रियार्की फेस करती हैं या मानवीय दर्दों को इन्होंने दिखाया है। इसके लिए एक और चीज़ आप याद रखेंगे, इनकी एक किताब है, हो सकता है इसका नाम पूछ दे, द वेजिटेरियन। ये जो किताब है ना, द वेजिटेरियन बुक, ये इन्होंने ही लिखा है और इनको इसके लिए ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। किस पुरस्कार से, तो इंटरनेशनल जो मान बुकर पुरस्कार होता है, इससे इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको याद हो गया कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हान कांग साउथ कोरिया की हैं और इन्होंने पोएटिक प्रोज के लिए मिला है और इनकी एक किताब है जो बहुत चर्चित है, द वेजिटेरियन। ठीक है,
अब आइए हम पीस के लिए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मानकर चलता हूं ये दोनों तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी वाला खास ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई याद हो ना हो, ये दोनों तो करना ही करना है। ये निहोन हिडांक्यो, ये आपको लगेगा कि ये क्या है, तो ये जापान का एक संस्था है जिसको 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये संस्था पता है क्या है, इसने ना वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाने में बहुत हेल्प किया है। जापान पे आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन का जो जो अमेरिका ने जो एटॉम बॉम्ब गिराया था वो कहाँ गिराया था, पहले ये भी पूछा जा सकता है, हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। ये जापान के दो शहर हैं, इस पे 1945 में अमेरिका ने गिराया। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 से नागा और 9 से 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, अच्छा कोड नेम याद रखेंगे तो ऐसे याद रखेंगे, हिरोशिमा पे जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी पे फैट मैन। याद रखने का तरीका है कि छोटा बच्चा बड़ा हुआ तो फैटमैन हो गया, ठीक है, मोटा आदमी हो गया। जैसे बच्चा छोटा रहता है ना, बाद में चलकर फैटमैन हो जाएगा। और 9 से नागासाकी, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो जापान ने जो दर्द सहा ना, तो जापान को ऐसा लगा, अब देखो जो जिस चीज़ को फील करता है ना उसको पता होता है कि ये किसी और के साथ ना हो, और जापान ने कहा कि नहीं, हमने इस दर्द को सहा है तो हम न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए, और यही वो संस्था है जो लगातार 1956 से काम कर रही है, और इनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिया गया। एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा है हिबाकुसा, ये क्या है? देखिए ये संस्था करती क्या है ना, जैसे जिन लोगों पे जो बॉम्ब गिरा उसका इम्पैक्ट पड़ा, ये उनकी टेस्टिमोनीज लेते हैं कि बताइए आपको क्या क्या परेशानी हुई, उनकी सारी परेशानियों को सुनते हैं और उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, लिखते हैं, और उसको ताकि जो आने वाली जेनरेशन्स हैं उनको याद रखें। इसीलिए ये टर्म भी पूछा जा सकता है कि हिबाकुसा शब्द का संबंध किससे है, इस तरफ पूछा जाएगा। और निहान हिडांक्यो अगर याद ना हो तो आप NH नेशनल हाईवे करके याद रख सकते हैं। थोड़ा कोड बना लेते हैं ना तो याद हो जाता है। जैसे हांगकांग आपको ना याद हो तो आप हांगकांग याद भी रख लेंगे ना, तो इससे हांगकांग याद हो जाएगा। ठीक है, हांगकांग। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है इकोनॉमिक साइंसेस का। ठीक है, तो इकोनॉमिक साइंसेस का, इकोनॉमिक्स भी आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। तो इसके लिए किनको दिया गया है? 3 लोग हैं, डारोन एसिमोग्लू। एसिमोग्लू को याद रखने के लिए यहाँ से मोगली याद रख सकते हैं, बच्चे देखते हैं मोगली वाला। और साइमन जॉनसन, तो साइमन नहीं याद हो तो साइमन कमीशन से याद रख सकते हैं। और जेम्स रॉबिन्सन, तो ये जेम्स रॉबिन्सन JR करके जूनियर ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ भी आपका कोड हो सकता है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इन्होंने जुटाई। इन्होंने बताया कि क्यों इनको ये 3 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, सॉरी इन 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि कोई भी संस्था बनती कैसे है और उस संस्था का कि प्रॉस्पेरिटी पे यानी समृद्धि पे क्या इंपैक्ट होता है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने अपनी स्टडीज में ये पाया, ये आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं, इन्होंने अपनी स्टडीज में ये पाया कि जैसे एक जगह उन्होंने लिया, मान लो ये लोकेशन है और ये USA का है और ये मैक्सिको है। इन्होंने देखा इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो कुछ मैक्सिको में आ गया और कुछ प्लेस USA में रह गया, तो इन्होंने देखा कि जगह तो सेम है, ज्योग्राफी उसकी सेम है, इवन इन लोगों का कल्चर भी सेम है, ज्योग्राफी सेम है, कल्चर सेम है। इसके बावजूद देखा कि जो मैक्सिको वाला रीजन है ये बहुत पीछे रह गया और USA वाला रीजन बहुत आगे रह गया। इन्होंने ये फाइंडिंग्स निकाली कि इसका मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, न कि ज्योग्राफी और उनका कल्चर। यानी कि कोई भी, इन्होंने जो कॉलोनाइजेशन हुआ था, औपनिवेश बने थे, इन्होंने इसका भी स्टडी किया और देखा कि कैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो कॉलोनाइजर्स ने बनाए उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे कुछ देश बहुत आगे निकल गए इंस्टीट्यूशंस की मदद से और कैसे कुछ देश पीछे रह गए। अगर इनइक्वालिटी पे भी आता है तो वर्ल्ड में इनइक्वालिटी को कैसे पाटा जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, इस पे भी इन्होंने बात की। अच्छा, ये आप अगर देखेंगे तो ये जो है ना, ये एसिमोग्लू, ये तुर्की के रहने वाले थे, लेकिन ये अगेन USA में चले गए। और
ये भाई साहब जो है, मतलब तीनों लोग जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि अभी यूएसए में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दो एमआईटी में पढ़ा रहे हैं और एक यूएसए की शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो ये आप बात ध्यान में रखेंगे, राइट। ओके, अब हम फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में दो लोगों को मिला है, जॉन एफ हॉपफील्ड एंड जॉफ्री ई हिल्टन। तो याद रखने के लिए कोड यहां से बनाएंगे हिंटन और हॉपफील्ड। ठीक है, एच इतना से थोड़ा बहुत काम आपका चल जाएगा। बेसिकली एआई तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में है एआई। तो इसको लेकर मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क्स, इसको लेकर मिला है। इन्होंने बेसिकली एसोसिएटिव मेमोरी पे काम किया है। एसोसिएटिव मेमोरी, जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ को हम देखते हैं, जैसे हम लोग कैसे याद रखते हैं किसी भी चीज़ को, कि एक चीज़ देखते हैं तो एक चीज़ याद आ जाता है। तो इसी तरह से इन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स बनाए और इसी के फील्ड में इन दो लोगों को ये नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में मिला है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो ऊपर वाला ही दो है, बट फिर भी आप याद रखेंगे। केमिस्ट्री के लिए तो 3 लोगों को मिला है, डेविड बेकर को, डेमिस हसाबीस को और जॉन एम जंपर को। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, बेकर, हसाबीस और जंपर। इतना पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। तो जो बेकर हैं, उन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और इनका कोड अगर आप प्रोटीन भी केवल याद रखोगे ना, तो तीनों जो साइंटिस्ट हैं उनमें कॉमन है प्रोटीन, तो भी काम चल जाएगा। तो इन्होंने कंप्यूटर की मदद से प्रोटीन का डिजाइन जो है, उसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया। किसने? डेविड बेकर ने। हसाबीस और जंपर ने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने प्रिडिक्ट किया। अब कैसे? जैसे कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से। तो इन्होंने देखा कि अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाता है, और जब वो प्रोटीन बनाता है तो वो किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसी का इन्होंने प्रिडिक्शन किया है। और ये भी काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे। फिजियोलॉजी कहें या मेडिसिन कहें, सबसे पहले यही पुरस्कार घोषित हुआ था। तो ये मिला था विक्टर एम्ब्रोज को और गैरी रूकुन को। किस लिए? तो अगर आप केवल माइक्रो आरएनए भी याद रखते हैं कि माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए मिला था, और इसका रोल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में क्या है, इसके लिए मिला था। तो इतना से भी आपका काम चल जाएगा अगर केवल माइक्रो आरएनए याद कर लेंगे। जैसे पिछली बार भी जो मिला था ना पुरस्कार, तो वो mRNA के लिए मिला था। तो इससे कॉमन आपका बन जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रो आरएनए और mRNA जो मैसेंजर आरएनए है, इसमें बहुत क्लोज रिलेशन है। उतना डिटेल में साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम मेंस में भी कोट उतना नहीं कर पाएंगे, हमारे पास स्कोप नहीं होता है। लेकिन ये जो है ना पीस वाला और इकोनॉमी वाला, इसको मेंस में भी आप कोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। बाकी डेट आ गई है, यहाँ आप देख भी सकते हैं। तो आप प्रिपरेशन में लगिए, धीरे धीरे हम पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।